लालच कभी एकदम हमला नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता जहन में घर बनाता है। मेरी जिंदगी में भी ये खामोशी से दाखिल हुआ था। उम्र मेरी सिर्फ 25 बरस थी, मगर ख्वाब 50 साल तजुर्बा मांगते थे। इसी लालच ने मुझे स्क्रीन के उस पार बैठी एक अमेरिकी औरत तक पहुंचाया, जिसकी उम्र मेरे बाप के बराबर थी। बातों का आगाज हमदर्दी से हुआ, फिर तवज्जो, फिर झूठी मोहब्बत, और आखिरकार वो मरहला आया जब इसके पैगामात में तन्हाई कम और मेरे नाम का खुमार ज्यादा हो गया कि मैं खुद को शिकारी समझ रहा था। मगर असल खेल जज्बात का नहीं, ज़रूरत का था। वह औरत डॉलर भेजने लगी, पहले मदद के नाम पर, फिर मोहब्बत के सबूत के तौर पर। हर ट्रांजैक्शन के साथ मेरा हौसला बढ़ता गया और ज़मीर कुछ और दब जाता। उसने अमेरिका आने की पेशकश की तो मुझे यूं लगा जैसे किस्मत ने खुद आकर दरवाज़ा खोल दिया हो। वीज़ा, टिकट, कागजात, सब कुछ इसने खुद संभाला और मैंने बस हाँ कही। जहाज में बैठते वक्त मैंने खुद को ये कामयाब मंसूबा साज समझा। मुझे यकीन था कि मैं ये खेल जीत चुका हूँ। जैसे ही जहाज उतरा, फ़ोन पर इसका पैगाम आया कि वो एयरपोर्ट पर मेरा इंतज़ार कर रही है। इस लम्हे मेरे दिल में खुशी ने शोर मचाया। कुछ खुशियाँ शोर नहीं करती, वो खामोशी से तबाही का ऐलान करती हैं। वाशरूम के शीशे में खुद को देखते हुए मैंने बाल संवारे, कॉलर सीधा किया और चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट जमा ली। 6 फुट खत, गंद में रगत और वह नैन नक्श जिन्हें मैं हमेशा अपनी ताकत समझता था, आज मुझे अपनी गुर्बत का मजाक उड़ाते महसूस हो रहे थे। यह खूबसूरती कभी मेरे बाप की पोसीदा मकान को नहीं बचा सकी, ना ही इन खाली जेबों को जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर ढकेला था। मेरा नाम साहिल था, मगर मेरे मोहल्ले में ये नाम नहीं चलता था। वहाँ मुझे नाकाम, फारिग और आवारा कहा जाता था। कोई नहीं जानता था कि मैं रातों को इस तंग कमरे में, जहाँ दीवारों से प्लस्तर छड़ता था और पंखा सांस लेते मरीज की तरह शोर करता था, मुस्तकबिल के नक्शे बनाता था। लोग मुझे बेकार समझते थे और मैं खुद को हद से ज्यादा चालाक। मैं इन लड़कों में से नहीं था जो सारी उम्र 500 की दिहाड़ी पर किस्मत को कोसते रहे। मुझे पसीना बहाकर जीना कबूल नहीं था। मेरे ख्वाब फिल्मी थे, चमकदार थे, इंस्टाग्राम की रील्स जैसे, जहां दौलत हंसती है और गरीबी मजाक बन जाती है। मैंने तय कर लिया था कि अगर मेहनत के बगैर सब मिल सकता है तो फिर सीधा रास्ता क्यों चुना जाए। कि मैंने जिस औरत को जज्बाती तौर पर कमजोर समझा, वो खुद एक मुकम्मल मंसूबा थी। एयरपोर्ट के हॉल में जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरे कदम लड़खड़ा गए। वो तस्वीर से मुख्तलिफ थी। इसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, मलकियत थी। इस लम्हे मेरे अंदर खतरे की घंटी बजी और अगला लम्हा अंधेरे में बदल गया। मेरी बेहोशी नहीं, मेरा यकीन था जो टूटा। मैंने समझा था कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मगर असल में मैं अपने अंजाम की तरफ कदम बढ़ा चुका था। यह सफ़र मोहब्बत का नहीं, सौदे का था, और सौदा हो चुका था, जिसका मुझे इस लम्हे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। मेरे मसले का हल मेहनत नहीं था, बल्कि एक ऐसा रास्ता था जो मुझे एक ही छलांग में इस दलदल से निकालकर किसी रोशन शहर के फुटपाथ पर ला खड़ा करे, जहाँ रातें भी जगमगाते रहें और लोग ख्वाबों को जीते हैं। वो रास्ता सड़क पर नहीं था, ना किसी दफ्तर में। वो मेरे सामने खुले लैपटॉप की ठंडी नीली रोशनी में सांस ले रहा था। ये मशीन मेरे लिए सिर्फ आला नहीं थी, यही मेरा सहारा थी, मेरी पनाह भी और मेरा हथियार भी। गुज़िश्ता 2 बरसों में मैंने इंटरनेट की गलियों में वो हुनर सीख लिए थे जो किसी डिग्री का हिस्सा नहीं होते। मैंने समझ लिया था कि ये दुनिया उसूलों पर नहीं, कमजोरियों पर चलती है। यहाँ लोग 2 किस्म के होते हैं, जो हालात को पढ़ लेते हैं और जो खुद पढ़े जाते हैं। मैं खुद को पहली कसम में शुमार करता था, और दूसरी कसम में वो लोग आते थे जो दौलत के बावजूद तन्हाई के बोझ तले दबे होते हैं। मेरे निशाने पर ख़ास तौर पर वो औरतें थीं जो समंदर पार शीशे की घरों में रहती थी, जिनके बैंक अकाउंट्स भरे हुए थे मगर फ़ोन खामोश रहता था। इन्हें पैसों की नहीं, तवज्जो की ज़रूरत थी, तारीफ़ की, किसी अपने की। मैंने सीख लिया था कि चंद दुरुस्त जुमले, थोड़ी सी हमदर्दी और मसनवी वाबस्तगी किसी तरह खाली दिलों को घायल कर लेती है। अगर कोई मुझसे इस वक्त मेरा ज़मीर पूछता तो शायद मैं मुस्कुरा देता। वो ज़मीर इस दिन दफन हो चुका था,
जब मैंने अपने बाप को बीमारी के हाथों टूटते देखा और इलाज के लिए लोगों के दरवाजे खटखटाते देखा, जहां से इसे रहम नहीं सिर्फ बेजारी मिली, इसी दिन मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मैं मांगने वालों की कतार में शामिल नहीं होऊंगा। मैं लेने का हुनर सीखूंगा, चाहे वो हुनर कितना ही बदसूरत क्यों ना हो। रात के 2 बजे तो मेरे लिए दिन शुरू हो जाता। घर में सब सो रहे होते और मैं इस खामोशी को अपने फायदे में बदल लेता। वक्त का फर्क मेरे हक में था, इधर अंधेरा इधर रोशनी। मैं इस फर्क को पल बनाकर इस्तेमाल करता था। फेसबुक, चैट ऐप्स और डेटिंग वेबसाइट मेरी चरागाह थी, जहां मैं रोज नया रूप धारता। कभी मैं टूटा हुआ शायर होता जो जिंदगी की सख्तियों से लड़ रहा है, कभी एक मालूम तालब इल्म जिसके ख्वाब हालत ने छीन लिए हो, कभी ऐसा मर्द जो सच्ची मोहब्बत की तलाश में थक चुका हो। मेरी अंग्रेजी शानदार नहीं थी, मगर अल्फाज की कमी को मैंने तरकीब से पूरा किया। तर्जुमा करने वाले टोल्स, याद किए हुए जुमले और जज्बाती कहानियाँ, ये सब मिलकर मेरी आवाज़ बन जाते थे। मैं समझता था कि मैं सिर्फ किरदार बदल रहा हूँ, मगर हकीकत ये थी कि हर नई शनाख्त के साथ मैं खुद से भी कुछ खोता जा रहा था। मुझे इसका एहसास इस वक्त नहीं था, क्योंकि इस वक्त मेरा मकसद सिर्फ एक था कि उस पार बैठे किसी दिल को इस हद तक करीब ले आना कि वो खुद आगे बढ़कर सब कुछ मेरे कदमों में रख दे। और मैं ये मान बैठा था कि इस खेल में हार सिर्फ दूसरों की होनी चाहिए। इस रात मेरी आंखें स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थी कि अचानक एक नया नोटिफिकेशन रोशन हुआ। नाम सामने आया तो मेरे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभरी जो उम्मीद और हिसाब दोनों से बनी हुई थी। मैंने बगैर वक्त ज़ाया किए प्रोफाइल खोली। वो टैक्सी की रिहाइश थी, उम्र 50 के करीब। जिंदगी ने इसे ब्योगी के खाने में ला खड़ा किया था। इसके अल्फाज सादा थे, मगर खालीपन चीख रहा था। तन्हाई इंसान को अंदर से खा जाती है। तस्वीर देखते हुए मैंने औरत को नहीं, ये कमकान को पहचाना। चेहरे पर उम्र की लकीरें, आंखों पर भारी चश्मा, जिस्म पर वक्त की थकन, ये सब मेरे लिए गैर ज़रूरी तफसील थी। मेरे सामने जो शय थी वो एक रास्ता था, एक दरवाज़ा जो बंद होने से पहले दस्तक चाहता था। मैंने एक लम्हा सोचा भी नहीं और इसका राबिता कबूल कर लिया। पहला पैगाम बहुत सोच समझ कर लिखा गया था, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा सर्द, बस इतना कि सामने वाले खुद बात आगे बढ़ाने पर मजबूर हो जाए। मैं जानता था कि तन्हाई की मारी रूहों को लंबे जुमलों की नहीं, एहसास की ज़रूरत होती है, और यही एहसास मैंने लफ्ज़ों में ढालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। जवाब फौरन आया। इसकी हैरत सतरों के दरमियान छुपी हुई थी। एक अजनबी मुल्क से इतनी कम उम्र का लड़का क्यों बात करना चाहता है, यही सवाल इसके ज़हन में था, और यही सवाल मेरे लिए दरवाज़ा खोलने का जरिया बन गया। मैंने इसे यकीन दिलाया कि फासले उम्र से बड़े नहीं होते और दिल के मामले में नक्शे काम नहीं आते। बातों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता गहरा होने लगा। मैंने खुद को एक ऐसा इंसान बनाकर पेश किया जो भीड़ में रहकर भी अकेला है, जिसकी अपने इसे समझ नहीं पाते और जो ज़ाहरी खूबसूरती के बजाय दिल की सच्चाई ढूंढ रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी की सख्तियों का जिक्र किया, मगर इस तरह कि वो मुझ पर तरस भी करे और मुझे कमज़ोर ना समझे। ये तवाज़ुन कायम रखना मेरे खेल का सबसे अहम उसूल था। दिन गुजरते गए और वक्त का अंदाज़ा ख़त्म होता गया। पैगामात अब रस्मी नहीं रहे थे, इनमें फ़िक्र शामिल हो चुकी थी, इंतज़ार शामिल हो चुका था। वो अपनी सुबह मुझे सलाम कहकर शुरू करती और रातें मेरे जवाब के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। मैं इसकी आदत बन चुका था, और आदत अक्सर मोहब्बत से ज़्यादा मजबूत होती है। मैं ये सब एक कामयाब मंसूबा समझ रहा था, मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं जिस जाल को महारत से बुन रहा हूँ, इसके कुछ धागे खामोशी से मेरे अपने हाथों के गिर्द भी लपट रहे हैं। हमारी बातें अब सिर्फ पैगामात तक महदूद नहीं रही थी। घंटों वीडियो कॉल चलती रहती, मगर मैंने हमेशा कमरे की बत्ती मध्यम रखी या कैमरे को इस जाविये पर सेट किया कि पीछे की दीवारें की गुर्बत और मेरी आंखों में छुपी चालाकी इस तक न पहुंच सके। इसके लिए मैं एक रोमानवी साया था, पूरा इंसान नहीं। वो बोलती जाती अपनी तन्हाई, अपने मरे हुए शौहर, हॉस्पिटलों की बू, दवाओं के नाम और वो खांसी जो हर चंद मिनट बाद इसकी बात का गला घोंट देती। मैं सुनता कम, अदाकारी ज़्यादा करता।
बीच बीच में वही रट्टे रटाए अल्फाज, हमदर्दी के छोटे छोटे टुकड़े, ताकि इसे लगे कि कोई है जो इसके दुख का वजन उठा सकता है। सच ये था कि इसकी आवाज़ मेरे आसाब पर हथौड़े की तरह पड़ती थी। वही सांसों की भारी आवाज़, वही शिकवे, सब कुछ मुझे नागवार लगता था। मगर मैं जानता था कि ये बर्दाश्त मेरा सरमाया है। यह कोई मोहब्बत नहीं थी, ये एक तवील सौदा था जिसकी अदायगी गैर मुल्की करेंसी में होनी थी। मैं खुद को तसल्ली देता कि हर पेशे की अपनी कीमत होती है और ये कीमत मैं आसाब की शक्ल में अदा कर रहा हूँ। इन्हीं दिनों कभी कभार सुबह का ख्याल भी आ जाता, वही सुबह जो गली के नुक्कड़ पर मिलती तो आंखों में सच बोलता हुआ देखती थी, जिसके सामने मैंने मुस्तकबिल के वादे बांधे थे, मगर अब इसका वजूद मुझे तंग करता था। वो मेरे लिए सवाल बन चुकी थी, ऐसा सवाल जिसका जवाब मैं नहीं देना चाहता था। इसके पास मेरे ख्वाबों के लिए कुछ नहीं था, न रास्ते, न रोशनी, न फरार। मैंने नज़रें चुरा ली और दिल को समझा लिया कि कुर्बानी देना ही अक्लमंदी है। मेरी खुद गर्जी इस वक्त पूरी तरह सामने आई जब मैंने पहली बार खामोशी को हथियार बनाया। एक मामूल की गुफ्तगू के बीच मैंने एक कॉल कर दी, ना कोई वजाहत, ना कोई वादा। फिर 2 दिन तक मुकम्मल ग़ीबत। मैं जानता था कि इस वक्फे में इसके जहन में क्या तूफान उठेगा, खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और मुझे खो देने का डर। तीसरे दिन जब मैं दोबारा ऑनलाइन आया तो इसके पैगामात घबराए हुए थे, आवाज़ कांप रही थी, आंसू ख्वाबों से बाहर। मैंने फ़ौरन एक कहानी तराश दी, इतनी सादा कि सच लगी, इतनी कमज़ोर कि तरस जगा दे। फ़ोन ख़राब, पैसे ख़त्म, इंटरनेट बंद और शायद अब बात भी मुकम्मल ना रहे। ये सुनते ही वही हुआ जिसका मुझे पूरा यकीन था। इसने हल ढूंढने की जिम्मेदारी खुद उठा ली, जैसे कोई डूबते को तंके की नहीं, रस्सी की ज़रूरत हो। मैंने इब्तिदा में इनकार किया, वही मसनवी गैरत, वही खोखली खुददारी। कहा कि मोहब्बत का लेन देन पैसों से नहीं होता, मगर अंदर ही अंदर मैं गिन रहा था कि कब वो ज़िद करेगी, कब ये मरहला ख़त्म होगा। और इसने ज़िद की, इसने तफसीलात मांगे, इस लहजे में जो सिर्फ बेबस लोग इख्तियार करते हैं। मैंने आखिरकार भेज दी। इस लम्हे मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं सिर्फ इसके दिल से नहीं खेल रहा, मैं अपने लिए भी एक ऐसा रास्ता बना रहा हूँ जिसके आखिर में रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा मेरा मुंतज़िर था। अगले दिन जब मैं वेस्टर्न यूनियन के काउंटर से पैसे लेकर बाहर निकला तो मेरी मुट्ठी में सिर्फ नोट नहीं थे, एक नया यकीन था, $500। मैंने सड़क के किनारे रुककर दोबारा गिनने की ज़रूरत महसूस नहीं की, वज़न ही काफ़ी था। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में मेरे बाप की कई महीनों की मेहनत के बराबर थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर ये कपकपाहट खौफ की नहीं थी, ये इस नशे की पहली लहर थी जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खुद से छीन लेती है। मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई इतना आसान है? चंद हमदर्द जुमले, कुछ बनावटी सुसुकियाँ और जज्बात का हल्का सा ड्रामा, और बदले में इतनी बड़ी रकम। मैंने खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे मैंने दुनिया का कोई खुफिया दरवाज़ा ढूंढ लिया हो। इसी दिन मैंने नया फ़ोन ख़रीदा, वो जिसकी स्क्रीन ज़्यादा चमकती थी और कैमरा ज़्यादा साफ झूठ दिखा सकता था। कपड़ों पर भी हाथ खुला रखा, दोस्तों को पार्टी दी, खैखखे लगे, मगर सच कहीं दफा न रहा। किसी को बताया कि फ्रीलांसिंग चल पड़ी है, किसी को कहा किस्मत ने साथ दे दिया है। असल कहानी बताने की हिम्मत नहीं थी, या शायद ज़रूरत नहीं थी। इस पहली रकम ने मेरे अंदर किसी सोए हुए दरिंदे को जगा दिया। अब मसला सिर्फ खर्च पूरा करने का नहीं रहा था, अब मंजिल बदल चुकी थी। मुझे फ़ोन रिचार्ज नहीं, परवाज़ चाहिए था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कैथरीन के गिर्द अपने लफ्ज़ों का दायरा तंग करना शुरू कर दिया। बातों में मुस्तकबिल आने लगा, लम्स का जिक्र होने लगा, और फिर वो फासला जिसे मैं मजबूरी बनाकर पेश करता था। मैं कहता कि दिल तो चाहता है, मगर जेब इजाज़त नहीं देती। मैं इससे करीब होना चाहता था, मगर वीज़ा, टिकट और कागजात मेरे बस से बाहर हैं। कैथरीन ने ज़रा भी तौक़ुफ़ नहीं किया, जैसे वो इसी लम्हे के लिए तैयार बैठी हो। इसकी मोहब्बत अब अक़ल की हदें पार कर चुकी थी। वो मुझे एक इंसान नहीं, एक निजात समझने लगी थी, कोई ऐसा जो इसकी तन्हाई को खुदा की तरफ से भेजा गया तोहफा हो। इसने खुद कहा कि सब इंतज़ाम वो करेगी,
ویزا، اسپانسرشپ، ٹکٹ، سب کچھ۔ میں نے موبائل بند کر کے کچھ دیر خاموشی میں بیٹھنا مناسب سمجھا، کیونکہ اگر میں بولتا تو شاید میری آواز کی کپ کپاہٹ میرا راز کھول دیتی۔ امریکہ، یہ لفظ اب خواب نہیں رہا تھا، یہ ایک منصوبہ بن چکا تھا۔ میں نے گھر آ کر ایک اور جھوٹ بولا، اس بار اپنے ماں باپ سے کہا کہ بیرون ملک نوکری مل گئی ہے، کمپنی بلا رہی ہے۔ وہ دونوں جو برسوں کی تنگ دستی سے تھک چکے تھے، انہوں نے سوال نہیں کیے۔ ان کی آنکھوں میں بس ایک تصویر تھی، بیٹے کا روشن مستقبل۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کسی حافظ کی کرسی پر نہیں بلکہ ایک بوڑھی عورت کے دل پر بیٹھنے جا رہا ہے، اور اس سودے کی قیمت بہت جلد اس کی اپنی جان بننے والی تھی۔ جب صبا کو میرے جانے کی خبر ملی تو وہ ضبط توڑ کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے جیسے آخری بار سچ جاننا چاہا ہو۔ میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھا کہ کیا میں واقعی اسے اور سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ کیا ہمارا ساتھ بس یہاں تک ہی تھا؟ میں نے اس کے سوال میں چھپی امید کو پہچان لیا، مگر میرے اندر اب امید کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ میں نے لہجہ جان بوجھ کر سخت رکھا، جیسے احساسات کو بھی ڈرا کر بھگا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ زندگی جذبات سے نہیں چلتی، مواقع روز روز نہیں ملتے، اور میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی اور مجھے دیکھتی رہی، جیسے سامنے والا شخص اسے پہچاننا ہوا نہ لگ رہا ہو۔ شاید وہ اسے ساحل کو ڈھونڈ رہی تھی جو خواب بنتا تھا، وعدے کرتا تھا، مگر اسے اب ایک اجنبی ملا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے بس اتنا کہا کہ جو بنیادیں دوسروں کے زخموں پر رکھی جائیں وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ اس کی بات ہوا میں معلق رہ گئی اور میں نے اسے حسد کا شاخ خسانہ سمجھ کر جھٹک دیا، حالانکہ دل کے کسی کونے میں وہ جملہ خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد دنوں نے جیسے رفتار پکڑ لی۔ کیترین نے ادھر سمندر پار ہر دروازہ کھٹکھٹایا، وکیل، کاغذات، فیسیں، پیسے پانی کی طرح بہے، اور آخرکار وہ لمحہ آ پہنچا جس کا میں برسوں سے خواب دیکھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں پاسپورٹ تھا اور اس پر چمکتا ہوا ویزا۔ کاغذوں میں لکھا تھا کہ ہم منگیتر ہیں اور شادی کی غرض سے میں امریکہ جا رہا ہوں۔ میرے لیے یہ محض ایک قانونی اجازت نہیں تھی، یہ ایک فتح نامہ تھا، ایک ایسی قید سے رہائی جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں نے کب قبول کی تھی۔ کیترین نے روانگی سے پہلے ٹکٹ بھیجا اور ساتھ اتنی رقم کہ میں اپنی مرضی سے تیاری کر سکوں۔ میں نے دکانوں کے شیشوں میں خود کو دیکھا اور نئے کپڑوں میں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مہنگے سوٹ، چمکتے جوتے، میں آہستہ آہستہ اس کردار میں ڈھل رہا تھا جو میں نے خود اپنے لیے تراشا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑا ہوں، جہاں ماضی کی گرد خود بخود چھڑ جائے گی۔ اڑان سے ایک رات پہلے کیترین کی ویڈیو کال آئی۔ اس بار میں نے اندھیرا کا سہارا نہیں لیا۔ اس نے پہلی بار مجھے پوری طرح دیکھا اور اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ مستقبل کے منصوبے گنواتی جا رہی تھی، گھر، گاڑیاں، سہولتیں، جیسے سب کچھ پہلے ہی میرے نام ہو چکا ہو۔ میں مسکراتا رہا، سر ہلاتا رہا اور اندر ہی اندر حساب لگاتا رہا کہ یہ سودا کب اور کیسے میرے حق میں مکمل ہوگا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ سب عارضی ہے، چند سال، پھر آزادی، پھر دولت۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بھی بے چین ہوں، کہ میں کل کا انتظار نہیں کر پا رہا۔ الفاظ محبت کے تھے مگر نیت میں محبت کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ میں کسی انسان سے نہیں، اس کے خوابوں اور اس کی دولت سے ملنے جا رہا تھا، اور یہی وہ اندھا موڑ تھا جہاں سے واپسی کا راستہ اکثر نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ جس دن میں ایئرپورٹ کے لیے نکلا، گلی کا منظر بدل چکا تھا۔ وہی لوگ جو کل تک مجھے ناکام سمجھتے تھے آج دروازوں پر کھڑے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں حیرت تھی، کسی میں رشک، اور کسی میں وہ خاموش حسد جو الفاظ میں نہیں ڈھلتا۔ میں سب سے ہاتھ ملاتا، مسکراتا، ایسے جیسے میں کسی مقابلے کا فتح ہوں۔ اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ انسان کی پہچان کتنی آسانی سے بدل جاتی ہے۔ بس ایک ٹکٹ اور ایک کہانی چاہیے ہوتی ہے۔ امیگریشن کاؤنٹر سے گزرتے وقت دل میں اچانک رفتار بدلی۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ شاید میں کسی ایسی حد کو پار کر رہا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ صبا کے الفاظ، اس کی آنکھیں اور وہ انتباہ، سب ایک ساتھ ذہن میں ابھرے۔
मगर ये झुझुक ज्यादा देर न रह सकी। जैसे ही जहाज ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी और जमीन पीछे सरकने लगी, मैंने खुद को समझा लिया कि डर सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। नीचे वो साहिल रह गया था जो तंग गलियों में सांस लेता था, और ऊपर में एक नया नाम, एक नई पहचान लेकर उड़ा रहा था। सफर लंबा था मगर आंखों में नींद नहीं थी। मैं खिड़की से बाहर अंधेरे और बादलों को देखता रहा और मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाता रहा। ज़हन में एक फिल्म चल रही थी। एयरपोर्ट की बाहर कैथरीन अपनी चमकती हुई गाड़ी के साथ खड़ी होगी। मैं उतरते ही मुस्कुराकर इसके साथ तस्वीर खिंचवाऊंगा और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर सबको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, इस ख्याल से कि पीछे रह जाने वाले लोग जलेंगे, सवाल करेंगे और जवाब किसी के पास नहीं होगा। मैंने मुलाकात के हर लम्हे की रिहर्सल कर ली थी। किसी तरह गले लगाना है, किस तरह मुस्कुराहट को असली दिखाना है और किस जाविये से तारीफ करनी है। मैंने ये भी सोच रखा था कि अगर उम्र की लकीर मेरे अंदाजे से ज़्यादा नुमायां हुई तो खुद को किस जुमले से संभालना है। मैंने दिल ही दिल में कई बार दोहराया कि मोहब्बत देखती नहीं, बस महसूस होती है। ये जुमला मेरे लिए ढाल बनने वाला था। इन घंटों में मुझे ये एहसास भी था कि मैंने वापसी के सारे रास्ते खुद बंद कर दिए हैं। दोस्त पीछे रह गए, एक सच्ची मोहब्बत को मैंने खुद छोड़ा और माजी को मैंने जानबूझकर नज़रअंदाज किया। अब कोई दरमियानी रास्ता नहीं था। या तो ये सफ़र मुझे तख्त तक ले जाएगा या फिर मैं खुद अपने हाथों से बनाए हुए तख्ते पर खड़ा हो जाऊंगा, और इस अंजाम का फैसला अब मेरे इख्तियार में नहीं रहा था। मुझे इस वक्त तक ये अंदाज़ा ही नहीं था कि किस्मत मेरे सारे मंसूबों को ये खामोश तमसखर के साथ देख रही है। मैं जिस खेल को अपनी ज़हानत का कमाल समझ रहा था, वो दरअसल मेरी नादानी के मुश्क साबित होने वाला था। मैं खुद को अक्ल कल समझे बैठा था, मगर ज़िंदगी की बेसात पर मेहर मेरे हाथ में नहीं थी। मैं ये खूबसूरत गलत फहमी के अंदर चल रहा था और सामने जो वो हकीकत खड़ी थी जो किसी भी लम्हे मुझे पाश पाश कर सकती थी। जैसे ही जहाज के पहियों ने न्यूयॉर्क की ज़मीन को छुआ, मेरे सीने में ये अनजान सी कपकपाहट दौड़ गई, जैसे दिल ने पहले ही किसी आने वाले तूफान को महसूस कर लिया हो। पायलट की आवाज़ फिजा में गूंजी कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मैंने सामान संभाला और लोगों के हुजूम के साथ आगे बढ़ने लगा। इमिग्रेशन की कतार में खड़ा मैं बेज़ाहिर पुरएतमाद था, मगर अंदर कहीं एक बेनाम सा खौफ सर उठा रहा था। जब अफसर ने पासपोर्ट पर महर सिफ्त की और रस्मी मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कहा, तो मेरे अंदर फातह होने का एहसास जाग उठा। मुझे यूं लगा जैसे मैंने बरसों की महरूमी को एक ही लम्हे में शिकस्त दे दी हो। मैं लॉन्च की तरफ बढ़ा तो दिल की धड़कन ख्वाबों से बाहर होने लगी। नजरें बेख्तियार लोगों के चेहरों में उलझ रही थी, मगर तलाश सिर्फ एक निशान की थी, वो सुर्ख स्कार्फ जिसे मैंने अपने ख्वाबों की कुंजी बना रखा था। फ़ोन ऑन किया तो इसका पैगाम पहले से मौजूद था। चंद सादा लफ्ज़, मगर इनमें इज्जत और बेखरारी साफ झलक रही थी। मैंने खुद को संभाला, एक मसनवी एतमाद ओढ़ा और मुस्कुराहट को चेहरे पर जमाकर बाहर की सिमत कदम बढ़ा दिए। इस लम्हे मुझे यही लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा हूँ, जहाँ से हर रास्ता रोशन है। मुझे यह खबर न थी कि यही दहलीज मेरी आजमाइश का दरवाज़ा है, और जिन कदमों को मैं कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ समझ रहा हूँ, वो दरअसल मुझे यह कैसे अंधेरे में ले जा रहा है जहाँ वापसी का कोई निशान नहीं होता। मैं आगे बढ़ता रहा और मेरे कदमों की आवाज़ के साथ साथ मेरा अंजाम भी खामोशी से मेरे इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ा था। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के अराइवल गेट से बाहर कदम रखते ही एक अजनबी मगर महंगी सी फिजा ने मुझे अपने लपेट में ले लिया। इस खुशबू में दौलत का गुरूर भी था और ताकत का नशा भी, जिसने चंद लम्हों के लिए मेरी सोच को मुअत्तल कर दिया। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी जीत चुका हूँ, जैसे वो तमाम ख्वाब जो मैंने टपकती छत और अंधेरी रातों में देखे थे आज मेरे कदमों में आ गिरे हों। मैं खुद को एक फातह समझ रहा था जो अपनी नई सल्तनत पर कब्जा लेने आया हो, मगर मुझे क्या खबर थी कि ये हुआ आज़ादी की नहीं बल्कि क़ैद की पहली सांस है, और ये चमकती दुनिया दरअसल एक सुनहरी पिंजरा साबित होने वाली है। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई
हर तरफ रंग, जबान और नस्ल के लोग थे। कोई अपनों से लिपट कर रो रहा था, कोई हंसी में खोया हुआ था, मगर मेरी आंखें इस हुजूम में सिर्फ एक निशान तलाश कर रही थी, वो सुर्ख स्कार्फ जो मेरे नज़दीक खुशहाली की कुंजी था। अचानक मेरी निगाह जा ठहरी। वो सामने मौजूद थी, तकरीबन वैसी ही जैसी स्क्रीन के फ्रेम में दिखाई देती थी, मगर हकीकत की रोशनी में कहीं ज़्यादा भारी और कहीं ज़्यादा अजनबी। उमर इसके चेहरों पर दबेज लकीरों की सूरत चीख चीख कर बोल रही थी, और पाउडर की तहें भी इस सच को छुपा ना सकी। सुर्ख स्कार्फ इसके गले में ऐसे लपेटा था जैसे कोई खामोश गिर, और मोटे शीशों के पीछे आंखों में ये कैसी चमक थी जिसे मैं इस वक्त समझ ना सका। जैसे ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, इसके होठों पर एक फैली हुई मुस्कुराहट आ गई जो मेरे दिल में एक लम्हाती कराहत छोड़ गई। मैंने खुद को याद दिलाया कि ये सब एक कीमत के बदले है, वो कीमत जिसका नाम दौलत, कागजी हैसियत और एक नया मुस्तकबिल था। मैंने चेहरे पर मसनवी मोहब्बत का पर्दा चढ़ाया, बाजू खोले और इसकी तरफ बढ़ा, जैसे कोई बरसों बिछड़ा आशिक वसाल के लम्हे में हो। वो भी लड़खड़ाते कदमों से तेजी से मेरी तरफ आई और मुझे अपनी भारी बाहों में जकड़ लिया। तेज परफ्यूम की महक ने लम्हा भर को मेरे हवास को गिड़मिड़ कर दिया, मगर मैंने सांस रोककर इस ड्रामे को पूरा किया। इसने मेरे कान के करीब आहिस्ता से कहा कि इसे यकीन नहीं आ रहा मैं यहाँ हूँ। इसकी आवाज़ में लर्जिश थी जिसे मैंने इस वक्त खुशी समझा, मगर अब सोचता हूँ तो शायद वो इस इत्मीनान की लर्जिश थी जो शिकारी को शिकार हाथ आ जाने पर महसूस होती है। मैंने खुद को संभालते हुए आहिस्तगी से खुद को इसकी गिरफ्त से अलग किया, इसकी पेशानी पर एक रस्मी सा बोसा रखा और मसनवी जज्बात में डूबी आवाज़ में कहा, कैथरीन, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है। वो लम्हा भर के लिए मुस्कुराई, फिर इसने मेरा हाथ इस शिद्दत से थाम लिया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आखिरी बार फरार का मौका देने के बजाय गिरफ्त मजबूत करता है। इसके लहजे में नरमी थी मगर अल्फाज में इजलत। चलो, गाड़ी पार्किंग में है, घर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। मैंने सर हिला दिया और ट्रॉली बैग को घसीटता हुआ इसके साथ चल पड़ा। मेरे ज़हन में फिल्मी मनाजिर चल रहे थे। मैं एक लंबी चमकती हुई लग्जरी गाड़ी का तस्वुर कर रहा था जिसका दरवाज़ा मेरे लिए खुलेगा। हम किसी रोमानवी लॉन्ग ड्राइव पर निकलेंगे। मैं इसके बूढ़े हाथों को बोसा देकर वफादारी का नाटक करूंगा और वो खुश होकर अपनी दौलत के ख्वाब बुनने लगेगी। हर कदम के साथ मेरा गुरूर बढ़ रहा था और ज़मीर कहीं बहुत पीछे रह गया था, लेकिन पार्किंग के जिस हिस्से में वो मुझे लेकर गई वो गैर मामूली हद तक सुनसान था। वहाँ एक बड़ी सियाह रंग की वैन खड़ी थी जिसके शीशे मुकम्मल तौर पर काले थे। यह किसी आम अमीर की गाड़ी नहीं लग रही थी। लम्हा भर को मुझे हैरत हुई, मगर मैंने खुद को समझाया कि शायद अमेरिका में दौलतमंदों के शौक ऐसे ही होते हैं। अभी मैंने मजीद सोचा भी ना था कि अचानक वैन का पिछला दरवाज़ा खुल गया। इस मंजर ने मेरे दिल को जैसे मुट्ठी में जकड़ लिया। अंदर ना कोई ड्राइवर था ना कोई नौकर। दो ताकतवर जिस्मों वाले आदमी बैठे थे जिन्होंने सफ़ेद कोट पहन रखे थे, बिल्कुल वैसे जैसे हॉस्पिटल के अमले या डॉक्टर पहनते हैं। इनके चेहरे स्पाट थे, आंखों में कोई जज्बात नहीं, सिर्फ एक ठंडी सी संजीदगी। मेरे अंदर एक अनजानी घबराहट ने सर उठाया। मैंने फौरन कैथरीन की तरफ देखा और सवालिया निगाहों से कहा, कैथरीन, ये लोग कौन है? क्या तुम ठीक तो हो? मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि शायद वो बीमार रहती है और एहतियातन तभी अमला साथ रखती है, और ये सोचकर मेरे अंदर एक सफाक सा इत्मीनान भी उभरा कि जितनी जल्दी ये कमज़ोर होगी इतना ही मेरा फ़ायदा होगा। मगर इसी लम्हे मैंने कैथरीन के चेहरे को गौर से देखा। वो मोहब्बत भरी मुस्कुराहट जो एयरपोर्ट पर मेरे लिए सजी थी अब गायब हो चुकी थी। इसकी जगह एक सर्द हिसाबी संजीदगी ने ले ली थी। इसने मेरा हाथ जो पहले ही मजबूती से पकड़ा हुआ था मजीद जोर से भींच लिया, जैसे किसी फैसले पर मेहर लगा रही हो। इसके होठों पर एक हल्की सी अजनबी मुस्कुराहट उभरी और वो गैर मामूली इत्मीनान से बोली, घबराओ नहीं साहिल। इसने निहायत हमवार लहजे में कहा, ये मेरे करीबी लोग हैं, ये हमारी मदद करेंगे। तुम बहुत थक चुके हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इसके अल्फाज अभी मेरे कानों में ही थे कि हकीकत ने अपना पिंजा मेरे ऊपर जमा दिया।
मैं कुछ समझ पाता। इससे पहले ही सफेद कोट पहने इनमें से एक शख्स बिजली की सी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और बड़ी महारत से मेरा दूसरा बाजू जकड़ लिया। इस लम्हे मेरे अंदर खतरे की घंटी नहीं, पूरा सायरन बज उठा। मेरा दिमाग चीख रहा था, भाग जा, ये वो कहानी नहीं है जिसका ख्वाब देखकर आया था। मगर वक्त जैसे मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था। मैंने झटके देकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की और गुस्से और खौफ में चीख उठा, ये क्या बदतमीजी है कैथरीन, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, ये लोग मुझे मुजरिम की तरह क्यों पकड़ रहे हैं। लेकिन अब कैथरीन के चेहरे पर ना मोहब्बत थी ना बेबसी, वो खामोश थी और इसकी खामोशी चीखों से ज्यादा खौफनाक थी। जैसे कोई साइंसदान किसी तजुर्बे से पहले अपने नमूने को आखिरी बार देखता है। दूसरे आदमी ने जेब से कोई चीज निकाली, शायद एक शीशी, शायद सिरंज या कोई कपड़ा जिस पर कोई तेज केमिकल लगा हुआ था। मुझे ठीक से याद नहीं क्योंकि खौफ ने मेरी याददाश्त को मफलूज कर दिया था। मैंने पूरी कुव्वत से मज़ाहमत की, लातें चिल्लाई, गालियां दी, मगर वो दोनों गैर मामूली तौर पर मजबूत थे। चंद लम्हों में मुझे घसीट कर वैन के अंदर ढकेल दिया गया। फिर मेरी गर्दन पर एक ठंडी सी चुभन महसूस हुई, या शायद मेरी नाक पर कुछ रखा गया। बस इतना याद है कि दुनिया एकदम घूमने लगी, आंखों के आगे सियाही तिरने लगी, टांगे बोझल हो गई और जबान साथ छोड़ गई। आखिरी मंजर जो मेरी याद में नक्श हो सका वो कैथरीन का चेहरा था, जो वैन के खुले दरवाजे के पास खड़ी मुझे देख रही थी। अब इसके चेहरे पर आशिकाना दीवानगी नहीं थी, बल्कि एक शातिराना तस्कीन थी, जैसे इसने बरसों से खोई हुई कोई कीमती चीज दोबारा हासिल कर ली हो। मैंने डूबती हुई आवाज में बस इतना कहा, कैथरीन क्यों? और फिर हर तरफ अंधेरा फैल गया, गहरा, मुकम्मल और दहशतनाक। जब होश आया तो ना मुझे वक्त का अंदाजा था ना जगह का, सिर्फ एक बेरहम तेज रोशनी थी जो सीधी मेरी आंखों में चुभ रही थी, जिसने मुझे आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। सर ऐसे फट रहा था जैसे अंदर हथौड़े चल रहे हो, गला यूं खुश्क था जैसे सहराओं की धूल निकली हो। मैंने खुद को हिलाने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहा था, जैसे वो अब मेरा रहा ही ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म मेरा नहीं रहा, जैसे किसी ने मेरी रूह को कैद करके जिस्म को वही छोड़ दिया हो। आहिस्ता आहिस्ता आंखों के आगे छाई धुंध हटने लगी तो जो मंजर सामने आया, इसने मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद भी कुचल दी। ये ना कोई बेडरूम था, ना किसी होटल का कमरा, बल्कि एक मुकम्मल हॉस्पिटल था। सफेद बेजान दीवारें, मशीनों की मुसलसल बीप बीप करती आवाजें और दुआओं की वो तेज बू जो सांस के साथ अंदर उतरकर इंसान को अंदर से बीमार कर देती है। मेरे बाएं हाथ में ड्रिप लगी थी, जिस्म पर हॉस्पिटल का नीला गाउन था और सीने में ऐसा खौफ उतर रहा था जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। मैं कांपने लगा, ये सब क्या है? मैं तो शादी के ख्वाब लेकर आया था, मैं तो ऐशो आराम की मंसूबाबंदी कर रहा था। क्या मेरा कोई हादसा हो गया था या ये सब किसी खौफनाक गलत फहमी का नतीजा था? मैंने खुद को उठाने की कोशिश की, मगर फौरन एहसास हुआ कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। मेरे हाथ बेट से बंधे हुए थे, न लोहे की जंजीरों से बल्कि चमड़े की मोटी सख्त पट्टियों से, जैसे किसी खतरनाक मुजरिम को ख्वाबों में रखा जाता है। इस मंजर ने मेरे हलक एक बेख्तियार चीख निकाल दी, कोई है, मुझे खोलो, ये सब क्या तमाशा है? मगर मेरी आवाज़ कमरे की बेरहम दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। खामोशी, ऐसी खामोशी जो इंसान के होश छीन ले। दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा और इसी शोर में माजी के चेहरे उभरने लगे। पाकिस्तान में छोटा सा घर, टपकती छत, सबा की नम आंखें और माँ के कांपते हाथ जो मेरे सर पर दुआ के लिए उठते थे। वो सब दुआएं, वो सब मोहब्बतें जिन्हें मैंने चंद डॉलर्स के बदले ठुकरा दिया था, अब किसी अदालत की तरह मेरे सामने खड़ी थी। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब एक डरावना ख्वाब है। अभी आंख खुलेगी और मैं अपने कमरे में होऊंगा, मगर दिल जानता था कि ये ख्वाब नहीं, ये इस लालच की सजा है जिसका मैंने खुद इंतखाब किया था। अचानक दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला और मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक से गई। वो अंदर दाखिल हुई। कैथरीन, वही औरत, वही सुर्ख स्कार्फ जो अब भी इसके गले में किसी निशान की तरह लटक रहा था, मगर अब वो मोहब्बत की अलामत नहीं बल्कि एक इंतबाह लग रहा था। इसके जिस्म पर भी हॉस्पिटल का गाउन था, मगर वो अपने कदमों पर नहीं, एक व्हील चेयर पर बैठी अंदर आई।
जिसे एक नस से ढकेल रही थी। यह मंजर मेरे ज़हन में एक और भूचाल ले आया। वो मुस्कुरा रही थी, मगर अब वो मुस्कुराहट जहर से ज्यादा कारी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बेड के करीब आई, फिर नस को एक मुख्तसर इशारा किया। नस से खामोशी से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में अब सिर्फ 2 लोग रह गए थे, एक वो और एक मैं। बंधा हुआ, बेबस और सच के दिखाने पर खड़ा हुआ। रोशनियों की बेरहम आवाज़ें मेरे कानों में कीलों की तरह चुभ रही थी। गुस्सा, खौफ और बेबसी आपस में घुटम घुट्टा हो चुके थे। मैंने पूरी कुव्वत से चीख कर कहा, यह सब क्या है कैथरीन? तुमने मुझे इस हाल में क्यों बंधा रखा है? मैं तुम्हारा साहिल हूँ, वही जिससे तुम मोहब्बत के दावे करते रही। क्या यही तुम्हारा प्यार है? वो जवाब देने के बजाय खामोशी से मुझे देखती रही, जैसे मेरे अंदर तक झांक रही हो। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर को मेरे और करीब कर लिया और अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। इसकी उंगलियां बर्फ की तरह सर्द थी, ऐसी सर्द कि मेरे जिस्म में ये कपकपी दौड़ गई। मैंने नफरत और घबराहट में मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो हंसी, मगर वो हंसी खुशी की नहीं थी। वो खोखली, बेजान और किसी वीरान सुरंग में गूंजती आवाज की तरह थी। इसने सर्द लहजे में कहा, प्यार? हाँ साहिल, प्यार तो बेइंतहा है। इतना कि मैंने तुम्हें 7 समंदर पार से यहाँ खींच लाने के लिए हजारों नहीं लाखों डॉलर्स बहा दिए। मैंने गुस्से से दहाड़ कर कहा, तो फिर ये बंदिश है क्यों? ये हॉस्पिटल क्यों? मुझे खोलो और अपने घर ले चलो। इस लम्हे इसका चेहरा बदल गया, मुस्कुराहट गायब हो गई और इसकी आंखों में ये कैसी वहशत उभरी जिसने मेरा दिल दहला दिया। वो धीमी मगर काटदार आवाज में बोली, घर? ओ साहिल, तुम अब तक नहीं समझे। तुम यहाँ मेरे शौहर बनने नहीं आए, तुम यहाँ मेरी जिंदगी बनकर आए हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, ये क्या कह रही हो? इसने अपने गाउन का एक हिस्सा सरकाया और इसके पहलू पर गहरे पट्टियों के निशान नुमायां हो गए। वो बोली, 5 साल से मेरे गुर्दे जवाब दे चुके हैं। मैं मशीनों के सहारे जिंदा हूँ। मौत मेरे बहुत करीब है। साहिल, मुझे एक डिनोर चाहिए था, एक ऐसा डिनोर जो मुकम्मल तौर पर मैच करे। ये सुनते ही मैं जैसे पत्थर का हो गया। मुझे लगा जमीन मेरे नीचे से खिसक रही हो। वो बोलती चली गई, अमेरिका में ऐसे डोनर नायाब हैं और जो है वो मेरी पहुंच से बाहर थे, लेकिन कुछ टिश्यू टाइप्स सिर्फ एशियाई नस्ल के मखसूस लोगों में मिलते हैं। इंटरनेट ने मुझे तुम तक पहुंचा दिया। तुम्हारी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, मगर तुम्हारी बातों, तुम्हारी उम्र और तुम्हारी सेहत ने सब कुछ वाज़ा कर दिया था। इसने मेरी आंखों में देखकर आखिरी वार किया, मैंने तुम्हें प्यार के जाल में नहीं फंसाया साहिल। तुम खुद अपने लालच के फंदे में चलते हुए यहाँ तक आए हो। मेरा दुम घुटने लगा। तो वो सारी मोहब्बत, वो आंसू, वो वादे, सब एक अज़ू के बदले। मैं टूटती हुई आवाज में रो पड़ा, ये जुल्म है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं पुलिस को बताऊंगा। मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। मगर मेरे अल्फाज कमरे में बिखर कर रह गए और इसकी आंखों में मुझे पहली बार अपनी मौत का अक्स साफ नजर आने लगा। वो दोबारा मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में अब नरमी नहीं बल्कि कानून की ठंडक और ताकत का गुरूर शामिल था। आहिस्ता से बोली, पुलिस? साहिल, तुम वाकई अब भी ये सब नहीं समझे। तुम मंगेतर वीज़ा पर इस मुल्क में दाखिल हुए हो। तुमने वो तमाम कागजात खुद दस्तखत करके जमा करवाए हैं जिनमें वाज़ा लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से होशो हवास में अपनी होने वाली बीवी की जान बचाने के लिए इसे गुर्दा अतिया करने पर रजामंद हो। कानून की नज़र में तुम कोई मुतासरा नहीं, तुम एक रजाकार हो। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूटकर बिखर गया। आंसू खुद ब खुद आंखों से बहने लगे। मैं जान चुका था कि मैं ये कैसे जाल में फंसा हूँ जिसकी रस्सियाँ कानून, पैसे और मेरे अपने अल्फाज से बनी हुए। मैंने लरसती आवाज में गिड़गिड़ा कर कहा, कैथरीन, खुदा के लिए रहम करो, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा पाकिस्तान। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कसम से। इसने आगे बढ़कर मेरी थोड़ी पकड़ी और जबरदस्ती मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ दिया। इसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, ये खौफनाक जुनून दहक रहा था। इसने निहायत नरमी से वो जुमला दोहराया जो मैंने कभी हंसते हुए कहा था, मगर अब वो मेरे लिए मौत का ऐलान बन चुका था। साहिल, तुम्हें याद है ना, वीडियो कॉल पर तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो। वो एक लम्हे को रुकी,
फिर इसके होठों पर तनस सी भरी मुस्कुराहट फैल गई। तो अब घबरा क्यों रहे हो जान? मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस एक गुर्दा, सिर्फ एक। इतना तो तुम मोहब्बत में कुर्बान कर ही सकते हो ना। अब अपने वादे पूरे करो। इसके अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। मुझे अपना हर वो झूठ याद आ गया जो मैंने लालच में आकर बोला था। आज वही अल्फाज मेरे गले का फंदा बन चुके थे। मैं चीखना चाहता था, एहतजाज करना चाहता था, मगर आवाज जैसे मेरे अंदर ही दफन हो गई थी। वो व्हील चेयर मोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी और जाते जाते बेफिक्री से बोली, तैयारी करो साहिल, कल सुबह ऑपरेशन है। आज की रात आराम कर लो, क्योंकि कल तुम मुझे वो तोहफा दोगे जिसकी कीमत मैं बहुत पहले अदा कर चुकी हूँ। दरवाजा बंद हो गया। मैं इस सफेद बेरूह कमरे में अकेला रह गया, बंधा हुआ, बेबस, लाचार। शायद बाहर की दुनिया में लोग अब भी यही समझ रहे होंगे कि मैं खुश नसीब हूँ जो अमेरिका पहुंच गया, मगर इन्हें क्या मालूम था कि इस रंगीन सरजमीन पर मेरा जिस्म टुकड़ों में बांटा जाने वाला है। मेरा लालच मुझे यहाँ ले आया था, ये कैसी जगह जहाँ मेरी कीमत एक गुर्दे के बराबर लगाई जा चुकी थी। सबसे ज्यादा तकलीफ दा एहसास ये था कि इस अंजाम का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं खुद था। मैं देर तक रोता रहा, तड़पता रहा, मगर सुनने वाला कोई नहीं था, सिवाय इन मशीनों की बेरहम आवाजों के जो मुझे मुसलसल याद दिला रही थी कि अब वक्त बहुत कम रह गया है। ऑपरेशन के बाद जब मुझे होश आया तो सबसे पहले जो एहसास मेरे वजूद पर टूटा वो दर्द था। ये कैसा दर्द जो मेरे पेट के दाएं हिस्से से उठता और पूरे जिस्म में फैल जाता, जैसे कोई खामोश चीख हर सांस के साथ अंदर गूंज रही हो। वो दर्द मुझे मुसलसल याद दिला रहा था कि मेरा जिस्म अब मुकम्मल नहीं रहा, मेरा एक हिस्सा मुझसे जुदा हो चुका था और किसी और की रगों में धड़क रहा था। सफ़ेद छत, तेज लाइट्स और दवाओं की बोझल महक ने मिलकर मेरी जिंदगी को एक लंबा बेरंग दिन बना दिया था, मगर मैं नहीं जानता था कि असल जहन्नम तो हॉस्पिटल से बाहर मेरा इंतजार कर रही है। चंद दिन बाद जब कैथरीन ने मुझे डिस्चार्ज करवाकर अपने साथ ले जाने का फैसला किया तो मैंने सुख का सांस लिया, मगर ये सुख सिर्फ एक धोखा था। जिस जगह वो मुझे ले आई, इसे घर कहना लफ्ज घर की तौहीन थी। वो ईंटों और पत्थरों से बना एक सर्द बेजान किला था, जिसकी ऊंची दीवारें और भारी फौलादी दरवाजे साफ बता रहे थे कि यहाँ मोहब्बत नहीं, इख्तियार की हुक्मरानी है। ये इमारत शहर से कोसों दूर एक वीरान इलाके में वाक़या थी, जहाँ न पड़ोसी थे, न आवाज़ें, न जिंदगी की कोई अलामत, सिर्फ खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो इंसान के अंदर खौफ उगा देती है। मुझे एक ऐसे कमरे में रखा गया जो ज़ाहिरी तौर पर आरामदा था, नरम बिस्तर, महंगा फर्नीचर, हर सहूलत मौजूद, मगर खिड़कियों पर मोटी सलाखें और दरवाजे पर जदीद लॉक सिस्टम हर लम्हा ये याद दिलाता था कि मैं यहाँ मेहमान नहीं, या कैदी हूँ। एक ऐसा कैदी जिसे सजा किसी अदालत ने नहीं दी थी, बल्कि इसके अपने लालच ने सुनाई थी। कैथरीन की सेहत दिन ब दिन संभल रही थी, इसके चेहरे पर रंग वापस आ रहा था, आंखों में जिंदगी लौट रही थी, क्योंकि मेरा सेहतमंद गुर्दा अब इसके जिस्म में पूरी वफादारी से काम कर रहा था। इसके बरअक्स मेरी हालत मुसलसल गिरती जा रही थी। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि चंद कदम चलना भी किसी जंग से कम ना लगता, मगर मुझे आराम का हक हासिल नहीं था। मेरा रुतबा अब मंगेतर का नहीं रहा था, मैं एक जाती खादिम बन चुका था, एक चलती फिरती नर्स। मुझे सुबह अंधेरे में उठकर इसके लिए नाश्ता बनाना पड़ता, दवाओं की कतारें दुरुस्त करनी पड़ती और फिर इसकी व्हील चेयर को ढकेलते हुए बाग तक ले जाना पड़ता, जहां वो घंटों खामोश बैठी रहती और मैं इसके पीछे एक बेजान साये की तरह खड़ा रहता। इस घर में मेरी हैसियत अब इंसान की नहीं रही थी। मैं एक इस्तेमाल शुदा पर्जा था, जिसे काम आने पर जोड़ लिया गया था और अब महज बोझ समझा जाता था। हर गुजरता दिन मुझे ये एहसास दिला रहा था कि मैं सिर्फ अपना गुर्दा नहीं हारा, मैंने अपनी आज़ादी, अपनी पहचान और अपनी ज़िंदगी भी इसी ऑपरेशन टेबल पर छोड़ दी थी। और यूँ मुझे संभल कर रख लिया गया था, जैसे किसी गोदाम में रखा हुआ वो पुर्जा जो अभी पूरी तरह नाकारा नहीं हुआ, बस आइंदा ज़रूरत के लिए महफूज कर लिया गया हो। इन दिनों मुझे अपने घर की शिद्दत से याद सताने लगी। वही तंग और गर्द आलूद गलियाँ, दोस्तों की बेमकसद हंसी, शाम के शोर में गुम खैखखे और माँ के हाथ की सादा सी दाल रोटी
जो कभी मुझे बेजायका लगती थी, अब मुझे दुनिया की सबसे कीमती नेमत महसूस होती थी। मैंने कई बार कोशिश की कि ये शायद कैथरीन के दिल में कहीं इंसानियत की कोई रमक जाग उठे। मैंने एक बार फिर वही पुराना हथकंडा आजमाया जो मैंने पाकिस्तान में बैठकर फ़ोन के जरिए आजमाया था। मैं इसके कदमों में गिर पड़ा, आंसू बहाए और कांपती आवाज़ में कहा कि मेरे वालिद शदीद बीमार हैं, वो आखिरी सांसें ले रहे हैं और मुझे बस एक बार वापस जाने की इजाज़त दे दी जाए। मैंने वादों की जाल बने, झूठ को सच के लिबास में लपेटा और इसके अंदर छुपी औरत को पुकारने की कोशिश की, मगर मैं ये भूल चुका था कि जो औरत इतनी मनसूबाबंदी, सब्र और बेरहमी से किसी का आजू निकलवा ले, इसके अंदर तरस शायद मर चुका होता है। इसने मेरी बातें खामोशी से सुनी, फिर आराम से चाय का घूंट लिया और ऐसी सर्द निगाहों से मुझे देखा जैसे मैं इसके लिए महज एक अदद हूँ। फिर इसने वो जुमला कहा जिसने मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद को भी दफन कर दिया। इसने कहा कि मैं बहुत सादा हूँ, यह शायद इसे बेवकूफ़ समझ बैठा हूँ क्योंकि वो बाखूबी जानती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और फिर इसने एक लम्हे को रुककर वो हकीकत जाहिर की जिसने मेरे जिस्म से जान निचोड़ ली। इसने कहा कि चाहे मेरी बात सच भी होती तब भी वो मुझे जाने नहीं देती, क्योंकि मैं इसके लिए कोई शौहर या साथी नहीं बल्कि एक जिंदा इंश्योरेंस हूँ, एक महफूज बैकअप। मैं इस लफ्ज़ का मतलब ना समझ सका तो खौफज़दा होकर पूछ बैठा। वो मुस्कुराई, आगे बढ़ी और मेरे पेट पर आहिस्ता से हाथ रखा जहाँ जख्मों के निशान अभी भरे भी नहीं थे। इसने निहायत सुकून से कहा कि इंसानी जिस्म पर कभी मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि ट्रांसप्लांट किया गया गुर्दा किसी भी वक्त नाकाम हो सकता है या जिस्म इसे रोक कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसे दोबारा ये गुर्दे की ज़रूरत होगी। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं यहाँ कैद नहीं, महफूज किया गया हूँ इस दिन के लिए जब मुझे दोबारा काटा जाना है। इसने निहायत बेदर्दी से कहा कि जब बात जिंदगी और मौत की हो तो वो मुझे हज़ारों मील दूर पाकिस्तान कैसे भेज सकती है। इसके नज़दीक मेरा यहाँ रहना ज़रूरी था, इसकी नज़रों के सामने, इसके ख्वाबों में, ताकि अगर कभी इसे मेरे दूसरे गुर्दे की ज़रूरत पड़े तो इसे मुझे तलाश न करना पड़े। इस एक जुमले ने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे रगों में दौड़ता खून अचानक जम गया हो। मैंने पहली बार इस हकीकत को तस्लीम किया कि यह औरत सिर्फ खुद गरज नहीं बल्कि अपनी सोच में ख़तरनाक हद तक जुनूनी थी। इसके लिए किसी दूसरे इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। इस लम्हे मुझे पूरी शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं यहाँ महज कैद नहीं हूँ बल्कि ये एक चलता फिरता ज़ख़ीरा हूँ, एक ऐसा वजूद जिसे ज़रूरत पड़ने पर काटा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा और फिर बेकार समझकर छोड़ दिया जाएगा। इस ख्याल ने मेरी रातों की नींद छीन ली। मैं अक्सर अंधेरे में हड़बड़ाकर जाग उठता, कांपते हाथों से अपने पेट को टटोलता कि कहीं दूसरा गुर्दा भी खामोशी से मुझसे छीन तो नहीं लिया गया। आईने में जब खुद को देखता तो पहचानना मुश्किल हो जाता। चेहरे की जर्दी बीमारी से ज्यादा खौफ की गवाही दे रही थी। आंखों के गिर्द गहरे सियाह हल्के पड़ चुके थे और वह खुद एतमादी जिस पर मुझे कभी फख्र था अब मलबे के नीचे दफन हो चुकी थी। ऐसे लम्हों में मुझे सबा की याद आती, इसकी बातें कानों में गूंजती जब वो कहा करती थी कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। आज मैं समझ गया था कि मैं वाकई अंधा रहा हूँ, या शायद अब मुझे आंखें मिली थी मगर सच देखने में बहुत देर हो चुकी थी। इन्हीं दिनों मैंने भागने के मंसूबे बनाना शुरू किए। कभी ख्याल आता कि दीवार फलांकर निकल जाऊं, मगर फौरन याद आता कि ये दीवारें महज ईंटों की नहीं बल्कि खौफ और निगरानी की बनी हुई हैं, जिन पर खासदार तारें मेरे हर ख्वाब को लहूलुहान कर देती थी। सबसे बड़ा अजाब यह था कि मैं इस मुल्क में गैर कानूनी था। मेरा पासपोर्ट कैथरीन के लॉकर में बंद था। मेरी ज़बान साथ नहीं देती थी और अगर मैं किसी तरह बाहर निकल भी जाता तो ना मुझे रास्तों का इल्म था ना किसी पर एतबार। मुझे मालूम था कि पुलिस मुझे पकड़कर या तो वापस इसी जहन्नम में ढकेल देगी या किसी अंधी कोठरी में बंद कर देगी। और तब पहली बार मेरे दिल में यह खौफनाक ख्याल उभरा कि शायद जेल की सलाखें भी इस घर की आज़ादी से ज़्यादा रहम दिल हो। मैं इस हद तक टूट चुका था कि अब फरार का ख्याल भी मेरे अंदर लर्जिश पैदा करता था। जिस्म इतना निढाल हो चुका था कि 2 कदम तेज चलने से सांस उखड़ने लगता। भागना तो दूर की बात थी, मेरे पास ना फ़ोन था, ना इंटरनेट, ना किसी इंसान तक रसाई। दुनिया मेरे लिए एक बंद दरवाज़ा बन चुकी थी।
और इस दरवाजे की कुंजी सिर्फ कैथरीन के हाथ में थी। मैं अब इंसान कम और इसकी मलकियत ज़्यादा था। वो जब चाहती मुझे आवाज़ देती, जब दिल करता सख्त लहजे में जलील कर देती, और कभी अचानक माँ जैसी शफकत दिखाते हुए मेरे बालों में हाथ फेरती। मगर वो लम्स मुझे मोहब्बत नहीं बल्कि जहरीले शाम की रेंगती हुई ठंडक जैसा महसूस होता था। एक दिन बावर्ची खाने में सब्जियां काटते हुए मेरे हाथ में चाकू आ गया और एक लम्हे के लिए मेरे अंदर का खौफ पीछे हट गया। मैंने सोचा कि अगर इसी वक्त इस सब को ख़त्म कर दूं तो शायद ये जहन्नम भी ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने इसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, हकीकत मेरे सामने आ खड़ी हुई। दीवारों में छुपे कैमरे, राहदारियों में निस्फ सेंसर और बाहर गिजिश करते वो सफ़ेद कोट पहने लोग जो डॉक्टर कम और जल्लाद ज़्यादा लगते थे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि अगर मैंने ज़रा सी भी गलती की तो ये मुझे कत्ल नहीं करेंगे बल्कि शायद जिंदा रखकर वो सब कुछ करेंगे जिसका तसव्वुर भी रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। इस खौफ ने मेरे हाथ शल कर दिए। मैं इतना बिखर चुका था कि अब इतनी आज़ादी के लिए भी जान दांव पर रखने की हिम्मत मुझ में बाकी नहीं रही थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता महीनों में बदलते गए और मैं इस सोने के पिंजरे में सांस लेता रहा जहां हर आसाइश मौजूद थी, मगर हवा जहरीली थी। मैं रोज़ खिड़की से आसमान को देखता और रोते हुए खुदा से माफ़ी मांगता, कहता कि मेरी सज़ा पूरी हो चुकी है, अब बस मुझे इस अजियत से निजात दे दे, चाहे मौत ही क्यों न दे। मगर शायद मेरे गुनाह अभी पूरे नहीं हुए थे। कैथरीन अक्सर मुझे अपने मेहमानों के सामने ला खड़ा करती और फ़ख्र से कहती कि ये मेरा मंगेतर है, मेरी हर बात का ख्याल रखने वाला। वो लोग मुस्कुराकर मेरी तारीफ़ करते, मेरी कुर्बानी को मोहब्बत का नाम देते और कैथरीन से कहते कि वो कितनी खुशनसीब है। और मैं इन सब के दरमियान खड़ा एक जिंदा लाश होता जिसकी मुस्कुराहट के पीछे चीखें दफन थी और जिसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो इंसान है या सिर्फ अगले इस्तेमाल के लिए महफूज रखा गया एक जिस्म। वो लोग ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कर सकते थे कि इस मसनवी मुस्कुराहट के पीछे कितनी चीखें दफन हैं और ये कि इस नौजवान के जिस्म का एक टुकड़ा किसी और के वजूद में कैद होकर इसकी सांसों को जिंदगी दे रहा है। ये दोहरापन मेरे दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा था। दुनिया की नज़र में मैं एक कामयाब खुशनसीब इंसान था जो अमेरिका की ज़मीन पर ऐश कर रहा था, मगर हकीकत में मैं एक ऐसा गुलाम बन चुका था जिसकी ख्वाहिश, राय और मर्जी सब जब्त हो चुकी थी। कभी कभी दिल चाहता था कि वक्त को पीछे ले जाकर इस लम्हे को मिटा दूं। जब मैंने वो टिकट खरीदा था, मैं सोचता कि काश वो जहाज़ छूट जाता, काश एयरपोर्ट पर ही मेरी सांस रुक जाती, मगर मैं इस सरजमीन तक ना पहुंचता। जिस लालच ने मुझे बुलंदियों के ख्वाब दिखाए थे, इसी ने मुझे ऐसी गहरी खाई में ढकेल दिया जहां रोशनी का तस्वुर भी जुर्म लगता था। अब मेरे हिस्से में सिर्फ पछतावा था और वो मुसलसल खौफ जो मेरी रगों में जहर की तरह दौड़ता रहता था। ये खौफ कि किसी भी दिन कैथरीन की तबीयत बिगड़ेगी, डॉक्टर बुलाए जाएंगे और किसी ठंडी आवाज़ में कहा जाएगा कि साहिल का दूसरा गुर्दा भी निकाल लिया जाए। मैं इस घर के लंबे बरामदों में एक जिंदा लाश की तरह टहलता रहता। आज़ाद फिजा में उड़ते परिंदों को देखकर दिल अंदर ही अंदर रोता और सोचता कि काश मेरे भी पर होते, मगर सच ये था कि मैंने अपने पंख खुद अपने हाथों से काट दिए थे। अब मेरे पास भागने की ताकत नहीं थी, सिर्फ इंतज़ार था। ये कैसे अंजाम का इंतज़ार जो नंगी तलवार की तरह हर वक्त मेरे सर पर मुअल्लक रहता। कैथरीन की हर खांसी, हर कमज़ोर सांस इस तलवार को मेरे और करीब ले आती थी। अमेरिका के इस सर्द बेरहम जहन्नम में मज़ीद 2 साल गुजर गई। ये 2 साल जिंदगी के नहीं थे बल्कि मौत के खरज थे। मैं हर सुबह मरता था और हर रात जिंदा रहने पर मजबूर होता था, और इस सब के दौरान एक और हौलनाक हकीकत आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने खुल रही थी। कैथरीन की सेहत संभलने के बजाय बिगड़ती जा रही थी, जैसे मेरा गुर्दा भी इसके हवा से बका को मुतमईन न कर पा रहा हो। और ये एहसास मेरे लिए एक नए तूफान की पेश गोई थी और मैं इसकी खिदमत में आहिस्ता आहिस्ता घुलता चला गया। मेरी जवानी, मेरा एतमाद, मेरी हंसी और मेरे ख्वाब सब इस महल नुमा कैद खाने की दीवारों में दफन होते गए। मैं समझता था कि शायद कुदरत कभी मेरे लिए भी दरवाज़ा खोलेगी, मगर जब हिसाब का वक्त आया तो इंसाफ मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि कुदरत के अपने कानून के तहत हुआ। एक सन्नाटे भरी रात कैथरीन के सीने में अचानक शदीद दर्द उठा। वो जिस्म जो बरसों दाव मशीनों
और मेरे जिस्म के एक हिस्से के सहारे चल रहा था। आखिरकार हार गया। मैं इसके सामने खड़ा सब कुछ देखता रहा। इसके सांसें टूटती रही, आंखें फैलती गई और फिर एक लम्हे में सब खत्म हो गया। वो मर चुकी थी। बेज़ाहिर ये लम्हा मेरी आज़ादी का ऐलान होना चाहिए था, मगर किस्मत ने एक और वार मेरे लिए बचा रखा था। इसके मरने के चंद घंटों बाद ही वकील, डॉक्टर और वही सफ़ेद कोट वाले लोग ऐसे आ पहुंचे जैसे शिकारी लाश पर मंडला रहे हो। मुझे न रोने दिया गया, न सांस लेने का वक्त मिला। खुश्क लहजे में बताया गया कि कैथरीन ने अपनी वसीयत में मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, न घर, न पैसे, न तहफ़्फ़ुज़, सिर्फ एक तरफा टिकट जो मुझे पाकिस्तान वापस भेजने के लिए था, काफ़ी था। इसकी सारी दौलत एक खैराती इदारे के नाम कर दी गई थी और मैं सफ़र से भी नीचे आ चुका था। जब आया था तो मेरे पास सेहत थी, जवानी थी, उम्मीद थी और एक मुकम्मल जिस्म था। वापसी पर न सेहत बची, न ताकत, न वो अज़ू जिसके बदले में मैंने ख्वाब खरीदने की कोशिश की थी। मेरा वीज़ा इसकी ज़िंदगी से बंधा था। इसके मरते ही मैं ये गैर ज़रूरी बोझ बन गया और यूँ मुझे खामोशी से डिपोर्ट कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर कदम रखते वक्त कोई चेहरा मेरा मुंतज़िर न था। जेब में चंद पोसीदा डॉलर थे जिन्हें तब्दील करवाकर मैंने एक रिक्शा लिया और अपने मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सब कुछ जाना पहचाना था, सड़कें, दुकानें, शोर, मगर मैं खुद अपने लिए अजनबी बन चुका था। जब शाम के साए गहरे होने लगे तो मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। लरसते हाथों से दस्तक दी। दरवाजे एक झटके हुए कमजोर वजूद ने खोला। मेरे बाप ने। इनकी बीनाई धुंधला चुकी थी। उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा। एक चलता फिरता ढांचा अंदर को धंसने लगा। आंखों के नीचे गहरे साए और वक्त से पहले सफेद हो चुके बाल। चंद लम्हे घुरने के बाद वो झंझलाकर बोले, बाबा आगे बढ़ा जाओ, यहाँ खैरात नहीं मिलती। ये अल्फाज मेरे सीने में तीर बनकर उतर गए। मैं अपने ही घर के दरवाजे पर एक अजनबी, एक भिखारी समझ लिया गया था। मैं ज़ब्त न कर सका, टूटकर इनके कदमों में गिर पड़ा। आंसुओं में डूबी आवाज़ में बस इतना कहा सका, अब्बा जी मैं हूँ, मैं साहिल हूँ, आपका साहिल। मेरी आवाज़ सुनते ही वो ठटक गई। ये कदम पीछे हटे, फिर आंखों पर जोर देकर मुझे यूं देखने लगे जैसे याददाश्त के किसी बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हो। अचानक इनके मुंह से एक चीख निकल गई, मगर वो चीख खुशी की नहीं थी, वो खौफ की चीख थी। जैसे किसी ने खबर से मुर्दा उठाकर इनके सामने खड़ा कर दिया हो। इसी लम्हे अम्मा भी भागती हुई आई, मगर जैसे ही इनकी नज़र मुझ पर पड़ी वो ठटक गई। जवान बेटे के इंतजार में खड़ी माँ के सामने एक थका हुआ, जर्द चेहरा, झुकी कमर और टूटा हुआ वजूद था। वो आगे बढ़कर गले मिलने के बजाय दहलीज पर ही बैठ गई और सुसुकियां भर भर कर रोने लगी। मैं परदेश से दौलत नहीं लाया था, ना खुशहाली के किस्से। मैं अपने साथ बीमारी, शर्मिंदगी और टूटे हुए ख्वाब लाया था। घर वालों की आंखों में मोहब्बत से ज़्यादा अंदेशा था, जैसे मैं इनके लिए बेटा नहीं बल्कि एक अनजाना मसला बन चुका हूँ। मैं वो बोझ था जिसे वो कभी दिल से उतार चुके थे और अब दोबारा उठाने की हिम्मत इनमें नहीं थी। अगली सुबह गली में गैर मामूली शोर सुनाई दिया। पूछने पर मालूम हुआ कि सबा की शादी है। वही सबा जिसे मैंने एक दिन मामूली समझकर छोड़ दिया था। मेरे अंदर कोई चीज़ पागलों की तरह जाग उठी। मैं बेसिद इसके घर की तरफ दौड़ा, दिल में एक ला हासिल उम्मीद लिए कि शायद मुझे देखकर सब रुक जाए, शायद इसके दिल अब भी मेरा मुंतज़िर हो। जब मैं वहां पहुंचा तो सबा दुल्हन बनी बैठी थी, चेहरे पर सुकून और आंखों में यकीन। मैंने हुजूम चीरकर उसका नाम पुकारा, सबा देखो मैं वापस आ गया हूँ। यकायक महफिल पर सन्नाटा छा गया। सबा ने आहिस्ता से नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में ना हैरत थी, ना नमी, ना कोई पुरानी किस्क, बस अजनबियत थी, सर्दो और बेरहम। इसने मुझे यूं देखा जैसे कोई रास्ते के गंदे पानी में पड़ी चीज को देखता है। मैं आगे बढ़ा तो इसके भाई आड़े आ गए। मैं चीख पड़ा, सबा मैं साहिल हूँ, तुम्हारा साहिल, तुम्हारी मोहब्बत। सबा ने न आवाज बुलंद की, न लहजा बदला, बड़े सुकून से जैसे किसी मुर्दा हकीकत का ऐलान कर रही हो बोली, मेरा साहिल तो इसी दिन मर गया था जिस दिन वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे सब कुछ छोड़कर जहाज में बैठा था। तुम वो नहीं हो, तुम सिर्फ इसकी बाखयाबत हो, शायद कोई मांगने वाला हो, कहकर इसने मुंह मोड़ लिया। ये जुमला मेरी जिंदगी पर पड़ने वाली आखिरी ज़रब थी।
इस एक लम्हे में मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हारा था, मैं अपनी पहचान, अपना माजी और अपना नाम भी हार चुका था। मैं खामोशी से पीछे हटा, किसी को देखे बगैर, किसी से टकराए बगैर, जैसे मैं वाकई इस दुनिया में मौजूद ही ना हूँ। आज मैं इसी मोहल्ले के एक सुनसान नुक्कड़ पर बैठा होता हूँ जहाँ कभी मेरा नाम लिया जाता था। लोग गुजरते हैं, कोई मुझे नशे समझता है, कोई पागल और कोई महज एक नाकाम इंसान। कभी कोई तरस खाकर बची हुई रोटी फेंक देता है और कभी कोई हकारत से मुंह फेर लेता है। मेरे जिस्म में अब सिर्फ एक ही गुर्दा है जो भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रहा है, और मेरे सीने में एक ऐसा दिल धड़क रहा है जो हर सांस के साथ पछतावे में जलता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं ग्रीन कार्ड लेने गया था, मगर वापसी पर अपना असल शनाख्ती कार्ड, अपना वजूद और अपनी इज्जत वही छोड़ आया। मैंने चमकती हुई धात की लालच में वो खालिस सोना गिनवा दिया जो मेरे पास पहले से मौजूद था। अब मैं रोज इन नौजवानों को देखता हूँ जो हाथों में मोबाइल पकड़े अमेरिका, यूरोप और शॉर्टकट कामयाबियों के ख्वाब देखते हुए गुजर जाते हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं चीख चीख कर इन्हें रोकूं, अपनी खमीज उठाकर अपने जिस्म के वो निशान दिखाऊं और कहूं कि ये रास्ते तरक्की की तरफ नहीं जाते, ये सीधा कब्रिस्तान या पागल खाने पर जाकर ख़त्म होते हैं। मगर मेरी आवाज़ अब हवा में ही दम तोड़ देती है। कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। मैं अब नसीहत नहीं रहा, मैं अब इबरत हूँ, एक जिंदा मिसाल, एक चलता फिरता अंजाम जिसे दुनिया ने इस्तेमाल करने के बाद रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, और जो हर दिन खुद को देखकर यही सोचता है कि अगर वक्त वापस आ सकता तो मैं लालच के इस एक कदम को कभी न उठाता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।